ऑलराइट, सो देखो आज अपन चालू करेंगे टैक्सेशन ऑफ फर्म एंड एलएलपी। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है भाई। अपना जो फर्म होती है, एलएलपी होती है, उस पर टैक्स कैसे लगता है। तो आपने मेरे साथ बेसिक कंसेप्ट में पढ़ा था। आपने जो है मेरे साथ बेसिक क्या पढ़ा था कि भाई जो अपना टैक्स होता है फर्म पे वो कितना लगता है, 30% लगता है। 30% टैक्स पे करना है किसको, फर्म और एलएलपी को। सरचार्ज देना पड़ेगा 12% अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है तो। सरचार्ज देना पड़ेगा 12% अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है तो, प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो सब पे लगता ही है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि भाई देखो क्या है कि मेरा प्रॉफिट है किसका, मेरा प्रॉफिट है फर्म का। तो फर्म का प्रॉफिट हुआ कितने का, फर्म का जो है प्रॉफिट हुआ, अपन अज्यूम करते हैं फर्म का जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 10 लाख का, ठीक है ना। फर्म का जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ, 10 लाख हुआ। फर्म ने जो है क्या करा, इस पे टैक्स पे कर दिया। फर्म ने जो है इस पे क्या करा, टैक्स पे कर दिया। टैक्स पे कर दिया, इतनी बात आपको समझ में आ गई। फर्म ने क्या करा, अपने प्रॉफिट को, अपना जो प्रॉफिट है वो किसको डिस्ट्रीब्यूट करा, अपने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करा। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि भाई शेयर ऑफ इनकम ऑफ पार्टनर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। पार्टनर के हाथ में क्या होता है, पार्टनर के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है। तो सपोज करते हैं कि भाई फर्म का प्रॉफिट हुआ था 10 लाख का। फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ, 10 लाख का हुआ। उन्होंने 30% टैक्स पे करा। 30% टैक्स कितना होता है, 3 लाख होता है। एक बार अपन सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन से भूल जाते हैं। तो 1 लाख में से, सॉरी, 10 लाख में से मैंने 30% हटा दिया तो कितना बचा, 7 लाख बचा। 7 लाख हमने क्या करा, ए और बी में क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बेसिकली 3,50,000 ए के पास आया और 3,50,000 बी के पास आया। तो मैंने आपको सिंपल सा फंडा ये बताया था कि भाई ए और बी का जो शेयर है, ए और बी का जो शेयर है इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। क्यों एग्जेम्प्ट होगा, बहुत लॉजिकल बात है कि भाई फर्म ने क्या करा, फर्म ने एक बार टैक्स पे कर दिया ना, फर्म ने एक बार टैक्स पे कर दिया तो पार्टनर को वापस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। फर्म ने क्या करा, एक बार जो है टैक्स पे कर दिया तो पार्टनर्स को जो है वापस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती। देखो वही दे रखा है नीचे कि शेयर ऑफ इनकम या शेयर ऑफ पार्टनर इन द इनकम ऑफ फर्म क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा उनके हाथ में। क्योंकि फर्म ने क्या करा है, फर्म ने जो है ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है। तो फर्म ने जो है एक बार टैक्स पे कर दिया, फर्म ने एक बार प्रॉफिट में टैक्स पे कर दिया। अच्छा, प्रॉफिट में टैक्स पे करने के बाद वो प्रॉफिट हम क्या करें, पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करें, तो पार्टनर्स को वापस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब अपन अज्यूम करते हैं, अब अपन क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि भाई जो मेरा फर्म था, मेरा फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ, मेरा फर्म का प्रॉफिट हुआ था कितने का, 1 लाख का अपन अज्यूम करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यही उसकी क्या है, जीटीआई है, यही उसकी क्या है, जीटीआई है। हमने क्या करा, फर्म ने जो है बेसिकली, फर्म ने जो है ये 1 लाख रुपए किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। फर्म ने जो है ये 1 लाख रुपए ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। टैक्सेशन पर्पज से, टैक्सेशन पर्पज से करंट ईयर में फर्म को जो है जीरो टैक्स पे करना पड़ा। क्यों जीरो टैक्स पे करना पड़ा, क्योंकि अपन अज्यूम करते हैं कि भाई 10 AA में, अपन अज्यूम करते हैं कि भाई 10 AA में फर्म को क्या हुआ, पूरे के पूरे प्रॉफिट का क्या मिल गया, पूरे के पूरे प्रॉफिट का डिडक्शन मिल गया। तो टैक्स पर्पज के लिए, टैक्सेशन पर्पस के लिए क्या हुआ, टैक्सेशन पर्पस के लिए फर्म को जो है जीरो टैक्स पे करना पड़ा। क्योंकि टैक्सेशन पर्पस के लिए जो अपनी फर्म की इनकम है वो कितनी आ गई, जीरो आ गई। जीटीआई में से मैंने क्या करा, 10 AA का डिडक्शन ले लिया 1 लाख रुपए का, तो फर्म को टैक्स पे करना पड़ा जीरो, क्योंकि फर्म की जो इनकम है वो क्या है, जीरो है। अब फर्म ने क्या करा, ये 1 लाख रुपए बांट दिए पार्टनर को। फर्म ने जो है ये 1 लाख रुपए बांट दिए किसको, पार्टनर्स को, ए और बी को। तो क्या अब पार्टनर्स को टैक्स पे करने की जरूरत है, अपना लॉ कहता है नहीं। अपना लॉ कहता है फर्म को जो है, सॉरी, पार्टनर्स को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। पार्टनर्स को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अगर अगर क्या होता है, फर्म की जो है इनकम, फर्म की जो है इनकम नील हो जाती है। क्यों नील हो जाती है, क्योंकि बेसिकली उसने क्या करा है, उसने बेसिकली सरकार का कोई इंसेंटिव ले रखा है। तो बेसिकली आप देखो क्या दे रखा है नीचे कि भाई एंटायर प्रॉफिट क्रेडिटेड टू द पार्टनर का अकाउंट वुड बी एग्जाम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स। तो जो भी आपका प्रॉफिट किसके हाथ में जा रहा है, पार्टनर्स के हाथ में जा रहा है, वो जनरली क्या होता है, एग्जाम्प्ट होता है। इवन इफ द इनकम चार्जेबल टू टैक्स बिकम नील्स इन द हैंड्स ऑफ फर्म ऑन अकाउंट ऑफ एनी एग्जेम्पशन और डिडक्शन एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल 10 AA ले लिया अपन ने, कितने, फर्म ने जो है 10 AA ले लिया और फर्म की इनकम हो गई नील, फर्म को टैक्स पे करना पड़े जीरो। और फिर फर्म ने क्या करा, ये जो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है ए और बी में बांट दिया। तो क्या ए और बी को आप टैक्स पे करने की जरूरत है, सरकार ने कहा नहीं। पार्टनर का जो शेयर है, पार्टनर का जो शेयर है इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म वो क्या होगा, हमेशा एग्जेम्प्ट ही रहेगा। इतनी बात आपको समझ में आती है। तो हमने कहा कि भाई अगर फर्म टैक्स पे कर देती है, अगर फर्म टैक्स पे कर देती है तो पार्टनर्स को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अगर फर्म टैक्स पे नहीं करती है, फर्म टैक्स पे नहीं करती है, क्यों टैक्स पे नहीं करती है, बिकॉज उसने क्या करा है, इनकम टैक्स एक्ट में कोई डिडक्शन लिया है, कोई एग्जाम्पशन लिया है। तो भले ही फर्म ने टैक्स पे नहीं करा है, भले ही इस केस में फर्म ने टैक्स पे नहीं करा है, लेकिन लेकिन जो बेसिकली प्रॉफिट पार्टनर के हाथ में गया है, उसको आप टैक्सेबल मत कर देना, उसको चाहे टैक्सेबल मत कर देना, वो भी एग्जाम अभी भी एग्जाम्प्ट ही रहेगा। वो क्या रहेगा, अभी भी एग्जाम्प्ट ही रहेगा, क्योंकि फर्म को तो सरकार ने इंसेंटिव दिया है ना, फर्म को तो सरकार ने इंसेंटिव दिया कि भाई आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, इसलिए फर्म ने टैक्स पे नहीं करा है, इसलिए फर्म ने टैक्स पे नहीं करा है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अपने एग्जांपल में लिया था कि भाई फर्म ने 10 AA का डिडक्शन ले लिया। इतनी बात लॉजिकली आपको समझ में आ गई। अच्छा, आगे बढ़ सकते हैं अपन। अब देखो क्या दे रखा है, एक चीज समझते हैं। फर्म का जो ग्रॉस प्रॉफिट है, फर्म का जो है ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ था, अभी अपन बात करें ग्रॉस प्रॉफिट की। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो ना, तो फर्म का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था 10 लाख का। फर्म का जो है ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 10 लाख का। फर्म ने क्या करा, फर्म ने जो है इंटरेस्ट का पेमेंट करा किसको, फर्म ने जो है इंटरेस्ट का पेमेंट करा पार्टनर्स को। फर्म ने जो है इंटरेस्ट का पेमेंट करा पार्टनर्स को, ए और बी को, कितने का, 2 लाख का। अब फर्म का नेट प्रॉफिट कितना हो गया, अब फर्म का जो नेट प्रॉफिट है, अब फर्म का जो नेट प्रॉफिट है वो हो गया कितने का, 8 लाख का।
फर्म का जो है नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 1 लाख का हो गया। फर्म क्या करेगी, इस 8 लाख पे टैक्स पे करेगी। अच्छा, फर्म ने क्या करा, फर्म ने इस 2 लाख का डिडक्शन ले लिया। इसका मतलब क्या है कि भाई फर्म ने इस 2 लाख पे टैक्स पे नहीं करा है। फर्म ने क्या करा, 2 लाख का खर्चा क्लेम कर लिया, मतलब 2 लाख से अपने प्रॉफिट को कम कर लिया। 2 लाख पे उसने क्या करा, टैक्स वैक्स पे नहीं करा। बेसिकली अपना प्रोविजन क्या कहता है, अपना प्रोविजन ये कहता है कि भाई अगर फर्म ने क्या करा है, इंटरेस्ट पे करा है, किसको इंटरेस्ट पे करा है, रेमुनेशन पे करा है पार्टनर्स को, ठीक है ना, और जो फर्म ने क्या करा है एज अ डिडक्शन क्लेम कर लिया है, तो वो पार्टनर्स के हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो देखो क्या दे रखा है, अगर फर्म इज गिवन द बेनिफिट ऑफ डिडक्शन ऑफ रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट पे टू द पार्टनर, तो पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, पार्टनर को जो है उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, पार्टनर को जो है उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं इंटरेस्ट की, अपन बात कर रहे हैं रेम्यूनरेशन की, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है वो तो ऊपर अपन ने पढ़ी हुई है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है वो तो अपन ने ऊपर पढ़ लिया कि भाई फर्म जो है प्रॉफिट कमाती है, टैक्स वैक्स पे कर देती है, फिर वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर को, फिर वो प्रॉफिट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर को, तो पार्टनर के हाथ में वो एग्जेम्प्ट है। क्यों एग्जेम्प्ट है, क्योंकि फर्म ने टैक्स पे कर दिया है। लेकिन इंटरेस्ट और रेमुनरेशन के केस में क्या होता है, इंटरेस्ट और रेमुनरेशन के केस में फर्म ने क्या करा होता है, फर्म ने जो है बेसिकली जो भी इंटरेस्ट जो भी रेमुनरेशन पे करा है पार्टनर्स को, जो भी इंटरेस्ट जो भी रेमुनरेशन पे करा है पार्टनर्स को, वो क्या हो जाता है, वो बेसिकली फर्म जो है एज अ डिडक्शन क्लेम कर लेती है, एज अ एक्सपेंस क्लेम कर लेती है, जिसकी वजह से फर्म का प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखो ना 8 लाख हो गया, 10 लाख से कितना हो गया, 8 लाख हो गया। फर्म क्या करेगी, इस 8 लाख पे टैक्स पे करेगी। तो बेसिकली ये जो 2 लाख का डिडक्शन किसने लिया है, फर्म ने लिया है, तो ये किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, ये जो है पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है ना, ये जो है पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल कर दिया जाएगा। अच्छा, इसी तरह से एक और चीज समझना, अगर फर्म इज नॉट गिवन द बेनिफिट ऑफ डिडक्शन बिकॉज ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ 40B, देन फर्म शेल पे टैक्स ऑन इट एंड नॉट द पार्टनर। अब समझना, फर्म ने क्या करा, फर्म ने जो है बेसिकली अपना प्रॉफिट दिखाया था, जीपी दिखाया 10 लाख का, 2 लाख का उसने इंटरेस्ट दिखा के नेट प्रॉफिट कितना दिखा दिया, नेट प्रॉफिट दिखा दिया 8 लाख का। अच्छा, ये 2 लाख किसको चले गए, ये 2 लाख जो है ए और बी को चले गए, ये 2 लाख जो है ए और बी को चले गए। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, आगे जाके आप सेक्शन पढ़ोगे, आगे जाके आप सेक्शन पढ़ोगे कौन सा, 40B। आगे जाके आप सेक्शन पढ़ोगे, देखो ये रहा 40B सेक्शन पढ़ेंगे, जिसमें क्या होता है रेमुनेशन और इंटरेस्ट, रेमुनेशन और इंटरेस्ट हम डिसलाउ कर देते हैं, हम क्या करते हैं, रेमुनेशन और इंटरेस्ट डिसलाउ कर देते हैं। अब अपन अज्यूम करते हैं, अपन अज्यूम करते हैं कि भाई फर्म ने क्या करा, फर्म ने जो है 2 लाख तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए ए और बी को, 2 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर दिए ए और बी को, अपना प्रॉफिट दिखाया कितने का, 8 लाख का। फर्म बोलती है कि भाई मैं 8 लाख पे टैक्स पे करूंगी, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि नहीं, जो तूने क्या करा है, ये 2 लाख का इंटरेस्ट, ये जो तूने 2 लाख का डिडक्शन लिया है ना, ये हम अलाउ नहीं करेंगे, तो तुझे क्या करना पड़ेगा, फर्म को जो है 10 लाख पे टैक्स पे करना पड़ेगा। ऐसा कौन बोलता है, अपना जो इनकम टैक्स एक्ट है वो बोलता है, ठीक है ना। तो अपन आगे जाके पढ़ेंगे, थोड़ी देर में देखेंगे कि भाई इंटरेस्ट रेमुनेशन कितना डिसअलाउ होता है। तो अगर आपने क्या करा, 2 लाख पे कर दिया पार्टनर्स को, 2 लाख तो पे कर दिया किसको, पार्टनर्स को, पार्टनर्स के हाथ में चला गया ना, लेकिन फर्म को टैक्स कितने पे करना पड़ रहा है, फर्म को टैक्स पे करना पड़ रहा है 8 लाख प्लस 2 लाख, ये जो 2 लाख का उसने डिडक्शन लिया था इनकम टैक्स एक्ट में क्या हो गया, डिसअलाउ हो गया। तो फर्म को जो है टैक्स पे कितना, टैक्स कितने पे करना पड़ रहा है, 10 लाख पे करना पड़ रहा है। तो बेसिकली अपना लॉ क्या कहता है, अपना लॉ ये कहता है कि जो ये इंटरेस्ट डिसअलाउ हो गया था किसके हाथ में, फर्म के हाथ में। मतलब क्या करा है, फर्म ने उस पर टैक्स पे कर दिया है ना, फर्म ने जो है उस पर टैक्स पे कर दिया है, तो पार्टनर्स को ये जो बटा था, पार्टनर्स को ये जब बटा, तो पार्टनर्स को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। बात आपको इतना दिमाग रखना है कि भाई टैक्स एक ही बार लगेगा, टैक्स एक ही बार लगेगा, या तो फर्म पे कर दे या पार्टनर्स पे कर दे। पहले केस में क्या हो रहा था, पहले केस में फर्म ने क्या करा, 2 लाख का खर्चा क्लेम कर लिया, 2 लाख से प्रॉफिट कम कर लिया, तो जो पार्टनर्स को ये 2 लाख का क्या मिला, इंटरेस्ट मिला, वो पार्टनर्स के हाथ में क्या हो गया, टैक्सेबल हो गया, क्योंकि फर्म ने जो है एज अ एक्सपेंस क्लेम कर लिया था, डिडक्शन ले लिया था, फर्म ने जो है अपना प्रॉफिट कम कर लिया था, टैक्स कम कर लिया था। दूसरे केस में क्या हो रहा है, दूसरे केस में ये हो रहा है कि भाई फर्म को जो है 10 लाख पे टैक्स पे करना पड़ रहा है, फर्म को जो है पूरे के पूरे 10 लाख पे टैक्स पे करना पड़ रहा है, फर्म को क्या करना पड़ रहा है, पूरे के पूरे 10 लाख पे टैक्स पे करना पड़ रहा है। मतलब फर्म ने जो है 2 लाख पे भी टैक्स पे कर दिया, तो ये जो 2 लाख है पार्टनर्स को बट रहा है, तो पार्टनर्स को वापस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें वही दे रखा है कि भाई अगर फर्म इज नॉट गिवन द बेनिफिट ऑफ डिडक्शन, मतलब फर्म को जो है खर्चा अलाउ नहीं करा गया बिकॉज ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ 40B, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में फर्म टैक्स पे करेगी, पार्टनर को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, पार्टनर को जो है टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज समझना, अपन जब असेसमेंट प्रोसीजर वाला चैप्टर करेंगे ना, जब एक सेक्शन 144 पढ़ेंगे, जब सेक्शन 144 पढ़ेंगे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, ठीक है ना, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, तो मैं आपको बता रहा था कि भाई अपन जब असेसमेंट प्रोसीजर वाला चैप्टर करेंगे, असेसमेंट प्रोसीजर वाला चैप्टर करेंगे, तब मैं आपको एक सेक्शन 144 कराऊंगा। 144 क्या होता है अपन उधर ही देखेंगे। तो इधर इधर आपके लिए क्या रेलेवेंट है, अगर आपने क्या करा है 144 का नॉन कंप्लायंस करा है, 144 क्या होता है अपन जाके उधर देखेंगे। तो अगर फर्म क्या करती है, अगर फर्म जो है बेसिकली नॉन कंप्लायंस करती है, कौन से सेक्शन का, 144 का, देखो क्या दे रखा है, वेयर द फर्म कमिट्स एनी डिफॉल्ट एज मेंशन अंडर 144। अगर कमिट क्या करती है, फर्म क्या करती है बेसिकली 144 के अंदर, 144 के अंदर जो बेसिकली रिक्वायरमेंट्स दे रखी है, कंपनी जो है उसको फुलफिल नहीं करती, फर्म जो है उसको फुलफिल नहीं करती, नॉट कंपनी, फर्म जो है उसको फुलफिल नहीं करती, तो फर्म के हाथ में क्या होगा, फर्म ने जो भी इंटरेस्ट पे करा है, सैलरी पे करा है, बोनस पे करा है, कमीशन पे करा है, रेमुनेशन पे करा है, अपने पार्टनर्स को पूरा का पूरा डिसअलाउ कर दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है। सिंपल सा भी आपको क्या ध्यान रखना है, सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है कि भाई अगर फर्म क्या करती है 144 का बेसिकली नॉन कंप्लायंस करती है,
सेक्शन 144 का नॉन कंप्लायंस करती है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में बेसिकली फर्म के हाथ में जो भी फर्म ने क्या करा है, इंटरेस्ट पे करा है, सैलरी पे करा है, बोनस पे करा है, कमीशन पे करा है, रेम्युनरेशन पे करा है, अपने पार्टनर्स को पूरा का पूरा डिसअलाउ कर दिया जाएगा, फर्म को पनिशमेंट मिल रही है। अच्छा 144 क्या होता है, 144 क्या होता है, जब मेरे साथ आप असेसमेंट प्रोसीजर वाला चैप्टर करोगे आप खुद ही समझ जाओगे 144 की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या थी। आगे बढ़ सकते हैं अपन। अब देखो क्या दे रखा है, हाउएवर द इंटरेस्ट सैलरी बोनस कमीशन रेम्युनरेशन सो डिसअलाउड। सीधी सी बात है ना, हमने क्या करा, हमने बेसिकली फर्म के हाथ में क्या करा, डिसअलाउ कर दिया। मतलब फर्म क्या कर रही है, इस पे टैक्स पे कर रही है। फर्म के हाथ में डिसअलाउ का मतलब क्या है कि भाई फर्म के प्रॉफिट में हमने एड बैक कर दिया, तो फर्म इस पे टैक्स पे कर रही है ना, फर्म टैक्स पे करी तो पार्टनर को टैक्स पे करने की जरूरत है क्या, पार्टनर को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो देखो क्या दे रखा है, जो भी इंटरेस्ट बोनस सैलरी बोनस कमीशन एक्सेट्रा हमने फर्म के हाथ में डिसअलाउ करा है, पार्टनर्स के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, शैल नॉट बी चार्ज इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। समझ पा रहे हो ना, बहुत सिंपल सा बात ये है कि भाई एक ही बार टैक्स पे होगा, या तो फर्म टैक्स पे करे या पार्टनर टैक्स पे करे, दो दो बार थोड़ी टैक्स लेंगे हम, दो दो बार थोड़ी जो है टैक्स लिया जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब अपन देखो आगे बढ़ते हैं। फर्म क्या करती है, अगर अपने पार्टनर्स को रेमुनेशन पे करती है, फर्म अगर अपने पार्टनर्स को रेमुनेशन पे करती है तो कुछ कंडीशंस को उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी फर्म के हाथ में रेमुनेशन अलाउ करा जाएगा। क्या क्या कंडीशन है, सबसे पहला पार्टनरशिप डीड के द्वारा ऑथराइज होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि भाई पार्टनरशिप डीड के अंदर ऑथराइज होना चाहिए कि भाई रेमुनेशन आप दे सकते हो अपने पार्टनर्स को। रेमुनेशन आप किसको दे सकते हो, सिर्फ और सिर्फ वर्किंग पार्टनर को दे सकते हो, स्लीपिंग पार्टनर को दे सकते हो क्या, नहीं दे सकते। अच्छा वर्किंग पार्टनर भी कौन होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए। वर्किंग पार्टनर भी जो है आपको इंडिविजुअल होना चाहिए। अगर आपको कोई पार्टनर एचओएफ है, अगर आपको कोई पार्टनर कंपनी है, तो आपको जो है रेमुनेशन अलाउ नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ गई। अच्छा एक और देखो क्या दे रखा है, हमने कहा कि भाई जो आपका रेमुनरेशन है वो बेसिकली पार्टनरशिप डीड के अंदर ऑथराइज होना चाहिए। पार्टनरशिप डीड के अंदर ऑथराइज होने का मतलब क्या है कि भाई पार्टनरशिप डीड के अंदर साफ साफ लिखा हुआ होना चाहिए कि भाई कितने पार्टनर को किस तरह से रेमुनरेशन कितने अमाउंट का दिया जाएगा। तो पार्टनरशिप डीड में साफ साफ लिखा हुआ होना चाहिए कि भाई ये जो पार्टनर्स है इनको रेमुनरेशन किस तरह से दिया जाएगा, कितने अमाउंट का दिया जाएगा। तो देखो क्या दे रखा है, अमाउंट ऑफ रेमुनरेशन पेबल टू ईच वर्किंग पार्टनर, अमाउंट ऑफ रेमुनरेशन पेबल टू ईच वर्किंग पार्टनर, या फिर मैनर ऑफ क्वांटिफाइंग द रेमुनरेशन मस्ट बी स्पेसिफाइड। या तो आप बता दो, या तो पार्टनरशिप डीड में बता दो, या तो जो है आप पार्टनरशिप डीड में बता दो कि भाई कितना रेमुनरेशन जाएगा दोनों पार्टनर्स को, या फिर जो भी आपके पार्टनर्स है, या फिर आप तरीका बता दो, पार्टनरशिप डीड के अंदर तरीका लिखा हुआ होना चाहिए कि भाई हम रेमुनरेशन इस तरीके से निकालेंगे। इतनी बात आपको समझ में आई। देखो नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है मुझे कि जो आपका रेमुनरेशन है ना, जो आप रेमुनरेशन पे करने वाले हो वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। जो आप रेमुनरेशन पे करने वाले हो वो रेट्रोस्पेक्टिवली अलाउ नहीं किया जाएगा। एग्जांपल समझते हैं। देखो सिंपल सा एग्जांपल ये है कि भाई करंट मेरा प्रीवियस से चल रहा है 24-25, करंट प्रीवियस चल रहा है मैंने 24-25। अच्छा मैंने क्या करा, 1 जुलाई 2024 को पार्टनरशिप डीड क्या करी, पार्टनरशिप डीड अमेंड करी, पार्टनरशिप डीड अमेंड करी, और ये कहा कि भाई सारे पार्टनर्स को जो भी रेमुनेशन मिल रहा है उसको हम क्या करेंगे, 1-1 लाख से इंक्रीज कर देंगे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। बेसिकली मेरा प्रोविजन ये कहता है, मेरा प्रोविजन क्या कहता है कि भाई पार्टनरशिप डीड में रेमुनेशन अलाउ करना, रेमुनेशन अगर आपका दिया हुआ है तो वो अलाउ हो जाएगा, बट कंडीशन ये है कि भाई रेट्रोस्पेक्टिवली अलाउ नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि भाई अगर आपने पार्टनरशिप डीड अमेंड करी है 1 जुलाई 2024, तो बेसिकली 1 जुलाई 2024 से क्या होगा, 1 जुलाई 2024 से बेसिकली आपको जो है आप पार्टनर्स को इंक्रीज रेमुनेशन दे सकते हो। लेकिन अप्रैल मई जून जो पिछले 3 महीने निकल चुके हैं, आप रेट्रोस्पेक्टिवली पिछले 3 महीनों का इंक्रीज करके नहीं दे सकते। तो लॉजिकली बात समझ में आ रही है। तो इन लोगों ने कहा कि भाई जो भी आपका पार्टनरशिप डीड है उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया जाएगा। जिस दिन पार्टनरशिप डीड एंटर करी गई है या फिर जिस दिन पार्टनरशिप डीड अमेंड करी गई है उसी दिन से जो है आपका रेमुनेशन चालू होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अपन ने समझ लिया कि भाई आपका जो है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया जाएगा, आपका जो है बेसिकली रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अपन नहीं देंगे। अब देखो क्या दे रखा है, इट शुड नॉट एक्सीड द परमिसिबल लिमिट। परमिसिबल लिमिट समझते हैं कि भाई जो भी आप रेमुनेशन पे कर रहे हो, जो भी आप क्या कर रहे हो, रेमुनेशन पे कर रहे हो अपने पार्टनर्स को, वो एक लिमिट तक अलाउड है। वो लिमिट क्या है समझना, आप सबसे पहले क्या करोगे, बुक प्रॉफिट निकालोगे। अच्छा बुक प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, बुक प्रॉफिट का सिंपल सा मतलब देखो ये रहा, बुक प्रॉफिट का सिंपल सा मतलब है कि भाई नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट। जैसे अपन पीजीबीपी में क्या करते हैं, जैसे अपन पीजीबीपी हेड में क्या करते हैं, बिजनेस का इनकम निकालते हैं। अपने को सेम टू सेम काम करना है, अपने को जो है सेम टू सेम काम करना है, काम करेंगे अपन। नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट निकालेंगे एज पर सेक्शन 28 से लेके 44D। जैसे अपन पीजीबीपी की इनकम निकालते हैं, अपने को वैसे ही पीजीबीपी इनकम निकालनी है, बस उसमें क्या करना है, उसमें जितना भी आपने रेमुनेशन पे कर रखा है ना पार्टनर्स को, जितना भी आपने रेमुनेशन पे कर रखा है पार्टनर्स को, उसको क्या करोगे, एड बैक कर दोगे। तो फॉर एग्जांपल अपन अज्यूम करते हैं कि भाई आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है, आपका प्रॉफिट आ रहा है 10 लाख का, आपका प्रॉफिट आ रहा है 10 लाख का। इस 10 लाख के प्रॉफिट को निकालते समय आपने क्या करा है, 2 लाख का जो है क्या करा है, 2 लाख का रेमुनेशन डिडक्ट कर लिया था, 2 लाख का क्या कर लिया था, रेमुनेशन डिडक्ट कर लिया था। जब जाके आपका प्रॉफिट 10 लाख आया है तो हम क्या करेंगे, इस 10 लाख में 2 लाख ऐड कर देंगे। हम जो है बेसिकली 10 लाख में 2 लाख ऐड कर देंगे। अच्छा मेरी बात बड़े ध्यान से समझना कि भाई बुक प्रॉफिट का मतलब क्या है,
बुक प्रॉफिट का मतलब है नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट का आप नेट प्रॉफिट निकालोगे एज पर 28 से लेके 44D, मतलब जो अपन ने पीजीबी में सारे एडजस्टमेंट कर रखे हैं, एज इंक्रीज्ड बाय द एग्रीगेट ऑफ रेमुनरेशन पेड और पेबल टू द पार्टनर्स, जो अपन ने क्या कर रखा है, जो अपन ने बेसिकली डिडक्ट कर रखा है व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेट प्रॉफिट। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रखना। फॉर फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी कंसीडर फॉर बुक प्रॉफिट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्या करोगे, ध्यान रखोगे। आपने को क्या करना है, आपने को नेट प्रॉफिट लेना है एज पर पीएनएल अकाउंट, किसका लोगे, सिर्फ पीजीबी इनकम लोगे, किसकी लोगे, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की इनकम लोगे, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, बिजनेस की इनकम लेंगे। अच्छा, अपन को क्या करना है, बुक प्रॉफिट निकालना है एज पर 28 से लेके 44D, 28 से लेके 44D के बीच में क्या आता है, सेक्शन 32 आता है। सेक्शन 32 मुझे डेप्रिसिएशन और अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन का डिडक्शन अलाउ करवा देता है। तो देखो क्या रखा है, करंट ईयर एंड ब्रॉट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन, करंट ईयर एंड अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन आप क्या कर सकते हो, डिडक्ट कर सकते हो वाइल कैलकुलेटिंग द बुक प्रॉफिट। वाइल कैलकुलेटिंग द बुक प्रॉफिट आप जो है करंट ईयर और ब्रॉट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन को आप डिडक्ट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज जो है ना, बिजनेस के जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है उसको आप डिडक्ट नहीं करना, उसको जो है आप डिडक्ट मत करना वाइल कैलकुलेटिंग द बुक प्रॉफिट। क्यों मत करना, क्योंकि अपन बुक प्रॉफिट निकाल रहे हैं एज पर सेक्शन 28 से लेके 44D, तो 28 से लेके 44D के बीच में 32 आता है, 32 आता है तो अपन क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट कर देते हैं। लेकिन ये जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस का जो एडजस्टमेंट होता है, ये किस चैप्टर से गवर्न होता है, ये एक अलग चैप्टर से गवर्न होता है, ये बेसिकली एक अलग चैप्टर से गवर्न होता है जो सेक्शन 28 से लेके 44D के बीच में नहीं आता। देयरफॉर बुक प्रॉफिट निकालते समय आप क्या करोगे, बुक प्रॉफिट निकालते समय बेसिकली आप जो है आपके जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है उसका एडजस्टमेंट मत देना। इसी तरह से चैप्टर 6A के डिडक्शन मत देना, चैप्टर 6A के डिडक्शन मत देना। अगर आपने क्या कर रखा है, रेमुनरेशन पे कर रखा है पार्टनर्स को, तो अपन क्या करेंगे, रेमुनरेशन अगर आपने पे कर रखा है पार्टनर्स को तो रेमुनरेशन को पूरा एड बैक कर देना। अपन एड बैक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले अपन एड बैक करेंगे, फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे कि भाई कितना आपको रेमुनरेशन अलाउ किया जाना चाहिए। तो जो भी आपने रेमुनरेशन पे करा है उसको पहले एड बैक कर दो, तो अपन क्या करेंगे, पहले एड बैक कर देंगे, फिर अपन लिमिट निकालेंगे। देखो क्या दे रखा है, इंटरेस्ट पे टू द पार्टनर्स टू द एक्सटेंट इट इज डिडक्टेबल, उसको एड बैक करने की जरूरत नहीं है। तो जितना आपने क्या करा है, जितना आपने इंटरेस्ट पे करा है पार्टनर्स को, जितना आपने इंटरेस्ट पे करा है पार्टनर्स को, जो डिडक्टेबल है, डिडक्टेबल है का मतलब क्या है, आगे जाके आप ये पढ़ोगे, देखो अपन आगे जाके ये पढ़ेंगे कि अगर आप क्या करते हो, पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करते हो, पार्टनर्स को जो है क्या करते हो, इंटरेस्ट पे करते हो, तो बेसिकली आप जो है मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना पे कर सकते हो, 12% पर एनम, 12% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो फॉर एग्जांपल करंट ईयर में मैंने क्या कर रखा है, करंट ईयर में जो है मैंने 15% इंटरेस्ट पे कर दिया मेरे पार्टनर को। तो बेसिकली अपना जो लॉ क्या कहता है, लॉ ये कहता है कि फर्म फर्म मेरी बात बड़े ध्यान से समझ ले कि भाई तुझे जो है क्या करना है, पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना है सिर्फ और सिर्फ 12% का। मतलब अगर तू 15% का इंटरेस्ट पे करेगी तो तेरे हाथ में सिर्फ और सिर्फ 12% ही क्या होगा, अलाउ होगा। तेरे हाथ में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 12% ही अलाउ होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो 3% है, जो 3% एक्सेस है वो तो डिसअलाउ कर दिया जाएगा। डिसअलाउ कर दिया जाएगा का क्या मतलब है कि वो अपन एड बैक कर देंगे, वो क्या करेंगे, एड बैक कर देंगे। लेकिन जो 12% है, 12% आपको जो है एड बैक करने की जरूरत नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो इन लोगों ने यही कहा कि भाई इंटरेस्ट पे टू द पार्टनर्स टू द एक्सटेंड इट इज डिडक्टेबल। डिडक्टेबल का मतलब क्या है, 12% तक है ना, 12% तक का एड बैक करने की जरूरत नहीं है, वो तो आपको खर्चा अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन 12% से ज्यादा है, 12% से जो भी आपने ज्यादा पे करा है, फॉर एग्जाम्पल आपने 15% पे करा था, तो 3% अपन क्या करेंगे, 3% एड बैक कर देंगे। आपको लॉजिकली बात समझ में आ रही है ना, अपन कुछ नहीं कर रहे, अपन बेसिकली ये देख रहे हैं कि भाई आपका नेट प्रॉफिट कितना था, आपका नेट प्रॉफिट कितना था, आपका नेट प्रॉफिट कितना था। इसमें हमने जो भी आपने रेमुनरेशन पे करा है, इसमें जो भी आपने रेमुनरेशन पे करा है, फॉर एग्जांपल आपने 2 लाख का रेमुनरेशन पे करा था, वो हम ऐड कर देंगे। अच्छा, अज्यूम करो कि इस नेट प्रॉफिट को निकालते समय, इस नेट प्रॉफिट को निकालते समय आपने क्या कर रखा था, आपने जो है इंटरेस्ट का भी क्या कर रखा था, डिडक्शन क्लेम कर रखा था। अच्छा, आपने जो इंटरेस्ट पे करा था, आपने जो इंटरेस्ट पे करा था वो 15% के अकॉर्डिंग पे करा था, वो जो है आपने 15% के अकॉर्डिंग पे करा था। लेकिन आपको इंटरेस्ट कितना अलाउ होना चाहिए, मैक्सिमम आपको जो है इंटरेस्ट अलाउ होगा 12%, अभी अपन ने पढ़ा। तो ये जो एक्सेस 3% है ना, जो आपने क्या कर रखा है, डेबिट कर रखा है, एक्सेस 3% है जो आपने डेबिट कर रखा है, वो अपन क्या करेंगे, वो अपन एड बैक कर देंगे। तो मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट को मैं एड बैक कर दूंगा। अपन अज्यूम करते हैं कि वो इंटरेस्ट आ रहा है 50,000 का, तो बेसिकली ये मेरा क्या निकल के आ जाएगा, ये मेरा निकल के आ जाएगा 12,50,000 मेरा बुक प्रॉफिट, 12,50,000 जो है मेरा बुक प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। बुक प्रॉफिट का सिंपल सा मतलब ये है कि भाई जैसे अपन पीजीपी की इनकम निकालते हैं, वैसे जैसे अपन पीजीपी की इनकम निकालते हैं वैसे ही अपन इनकम निकाल लेंगे, वैसे ही हम इनकम निकालेंगे। बस कुछ चीज अपने को ध्यान रखनी है, कुछ चीज अपने को ध्यान रखनी है कि भाई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को एडजस्ट मत कर देना, चैप्टर 6A के डिडक्शन को एडजस्ट मत कर देना, चैप्टर 6A के डिडक्शंस को एडजस्ट मत कर देना। अब आपका क्या निकल के आ गया, आपका जो है बुक प्रॉफिट निकल के आ गया। तो सिंपल सी बात ये है कि भाई पीजीपी की इनकम निकालते समय जो भी आपको एडजस्टमेंट करने होते हैं, जो भी आपको एडजस्टमेंट करने होते हैं, सारे एडजस्टमेंट कर लो, सारे एडजस्टमेंट कर लो, एक्सेप्ट कौन सा, एक्सेप्ट रेमुनरेशन वाला। क्योंकि रेमुनरेशन का अपन कैसे निकालेंगे, भाई आपने सारे एडजस्टमेंट कर लिए, पीजीपी की इनकम निकालते समय आपने क्या करा, आपने जो है सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए, आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया बुक प्रॉफिट। इस बुक प्रॉफिट से अपन क्या करेंगे, इस बुक प्रॉफिट से अपन रेमुनरेशन की लिमिट निकालेंगे, इस बुक प्रॉफिट से रेमुनरेशन की लिमिट निकालेंगे। तो देखो क्या दे रखा है, बुक प्रॉफिट से अपन क्या करेंगे, रेमुनरेशन की लिमिट निकालेंगे, फिर आपको रेमुनरेशन अलाउ करा जाएगा, फिर आपका क्या निकल के आ जाएगा, फिर आपका जो है नेट पीजीपी इनकम निकल के आ जाएगा, फिर आपको जो है नेट पीजीपी इनकम निकल के आ जाएगी। ठीक है ना।
तो अपन ने बुक प्रॉफिट निकालना सीख लिया। बुक प्रॉफिट अपने जो है क्या करा, बुक प्रॉफिट अपने निकालना सीख लिया कि भाई बुक प्रॉफिट किस तरह से निकलेगा। सिंपल आपको जो है क्या करना है, आपको जो है जिस तरह से आप पीजीवीपी इनकम निकालते हो, सिंपल आप जो है उसी तरीके से पीजीवीपी की इनकम निकाल देना। बस उसमें कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। अच्छा अच्छा, आपका बुक प्रॉफिट निकल के आ गया। अच्छा, अज्यूम करते हैं कि भाई आपका बुक प्रॉफिट कितना आया, आपका बुक प्रॉफिट आया कितने का, 10 लाख का। आपको जो है बुक प्रॉफिट निकल के आया 10 लाख का। कितने निकल के आया, 10 लाख का आया। तो अपनी रेमुनेशन की लिमिट क्या होगी, तो देखो क्या दे रखा है। तो मेरा बुक प्रॉफिट कितना है, मेरा बुक प्रॉफिट 10 लाख। अब मुझे परमिसिबल लिमिट निकालनी है, कैसे निकालूंगा। ये लोग कहते हैं कि भाई ऑन द फर्स्ट 6 लाख का बुक प्रॉफिट कितना होगा, 3 लाख, और 6 लाख का 90% विच इज हायर। तो 6 लाख का 90% कितना होता है, 5,40,000। तो 5,40,000 और 3 लाख विच इज हायर कितना हो गया, विच इज हायर हो गया मेरा 5,40,000। तो बेसिकली फर्स्ट 6 लाख का बुक प्रॉफिट पे तो मेरा क्या निकला, 5,40,000 निकला। बाकी बैलेंस की बात करते हैं अपन, तो 10 लाख माइनस 6 लाख कितना होता है, 4 लाख। तो 4 लाख का 60% कितना हो जाएगा, 4 लाख का अगर आप 60% करोगे तो ये आएगा 2,40,000। मैं अगर 4 लाख का 60% करता हूं तो आता है 2,40,000। तो मेरा परमिसिबल कितना आ गया, 5,40,000 आ गया। तो 5,40,000 प्लस 2,40,000 कितना हो गया, 7,80,000 हो गया। तो बेसिकली आपने जो बुक प्रॉफिट निकाला था, उसमें से अपन क्या करेंगे, उसमें से जो है अपन इस परमिसिबल लिमिट को लेस करेंगे। उसमें से अपन क्या करेंगे, इस परमिसिबल लिमिट को क्या करेंगे, लेस करेंगे। सो लेट अस से सपोज आपने करंट में क्या करा था, आपने करंट में जो है 9 लाख का जो है रेमुनेशन पे करा था, लेकिन मैक्सिमम कितना वाला होगा, मैक्सिमम जो है 7,80,000 होगा। तो आपका बुक प्रॉफिट कितना था, आपका बुक प्रॉफिट था बेसिकली 10 लाख का। 10 लाख आपका बुक प्रॉफिट था, उसमें से रेमुनेशन कितना अलाउ करा जाएगा, 7.8 अलाउ करा जाएगा। तो बेसिकली आपको जो प्रॉफिट कितना आएगा, 10 माइनस 7.8 करोगे तो आपका प्रॉफिट आएगा 2.2। तो बेसिकली आपने एक्चुअल में, लेट अस सपोज आपने एक्चुअल में 10 लाख का रेमुनेशन पे करा था, वो अलाउ नहीं करा जाएगा। आपको कितना अलाउ करा जाएगा, आपको जो है सिर्फ 7,80,000 का अलाउ करा जाएगा। और निकालना समझ में आ गया आपको कि भाई ऑन द फर्स्ट 6 लाख का बुक प्रॉफिट, ऑन द फर्स्ट 6 लाख का बुक प्रॉफिट कितना होगा, 3 लाख और 90% बुक प्रॉफिट विच इज हायर। 3 लाख और 90% बुक प्रॉफिट विच इज हायर, एंड बैलेंस पे क्या करोगे, 60% बुक प्रॉफिट निकाल दोगे। लेट अस से सपोज आपका जो बुक प्रॉफिट है, आपका जो बुक प्रॉफिट है वो कितना है, वो नेगेटिव 1 लाख है। वो क्या है, नेगेटिव 1 लाख है। हटा देता हूँ, इधर लिख देता हूँ नेगेटिव 1 लाख है। तो मुझे एक चीज बताओ, मेरा जो नेगेटिव 1 लाख है तो मेरी परमिसिबल लिमिट कैसे निकलेगी। तो लोगों ने कहा कि ऑन द फर्स्ट 6 लाख का बुक प्रॉफिट या फिर इन केस ऑफ लॉस। तो इन केस ऑफ लॉस क्या होगा, इन केस ऑफ लॉस इन लोगों ने कहा 3 लाख और 90% बुक प्रॉफिट। मेरा कोई बुक प्रॉफिट है क्या, मेरा बुक प्रॉफिट कुछ नहीं है, मेरा तो बुक प्रॉफिट कुछ नहीं है। तो उसके लिए परमिसिबल लिमिट कितनी होगी, मेरी परमिसिबल लिमिट होगी 3 लाख की। लॉजिकल। तो लोगों ने कहा कि भाई अगर आपका लॉस है, तो क्या करोगे, 3 लाख और 90% बुक प्रॉफिट। तो बेसिकली 3 लाख तो मुझे पता चल गया, मेरा बुक प्रॉफिट कुछ है क्या, मेरा बुक प्रॉफिट कुछ नहीं है, क्योंकि मैं तो नेगेटिव में चल रहा हूँ। 90% वाली लिमिट लगेगी नहीं, तो क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा 3 लाख। तो अगर आपका जो है बुक प्रॉफिट क्या नेगेटिव है, तो उसके साथ आपकी परमिसिबल लिमिट कितनी होगी, और आपकी परमिसिबल लिमिट होगी 3 लाख की, है ना। तो बस आपको क्या चेक करना है, आपको जो क्या करना है, बुक प्रॉफिट निकालना है। फिर उसमें से क्या करोगे, परमिसिबल लिमिट चेक करोगे, भाई आपकी परमिसिबल लिमिट कितनी है, आपकी जो है परमिसिबल लिमिट कितनी है, एंड परमिसिबल लिमिट को अपन क्या करेंगे, लेस कर देंगे। परमिसिबल लिमिट को जो है अपन क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो अपने केस में लिमिट कितनी थी, अपने केस में जो है लिमिट थी 7,80,000, जो मैंने आपको पिछले एग्जांपल में कराई थी। आपने एक्चुअल में रेमुनेशन कितना पे करा है, आपने एक्चुअल में रेमुनेशन पे करा है 10 लाख का। मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा बुक प्रॉफिट था उसमें से मैं जो है परमिसिबल लिमिट को लेस करूंगा, उसमें से क्या करूंगा, मैं परमिसिबल लिमिट को लेस करूंगा। अब मुझे एक चीज बताओ, लेट अस से सपोज कि भाई आपका बुक प्रॉफिट था 10 लाख, आपका बुक प्रॉफिट था 10 लाख, आपकी परमिसिबल लिमिट कितनी आई थी, आपकी परमिसिबल लिमिट आई थी 7.8 लाख। आपने एक्चुअल में कितना पे करा है, आपने एक्चुअल में रेमुनेशन पे करा है 4 लाख का। तो अलाउ कितना करा जाएगा, बुक प्रॉफिट में से आपको 4 लाख अलाउ कर दिया जाएगा। बुक प्रॉफिट में से आपको जो है क्या करा जाएगा, 4 लाख अलाउ करा जाएगा। तो अपन ये लिमिट क्यों निकालते हैं, अपन ये चेक करने के लिए निकालते हैं कि जो आपकी मैक्सिमम रेमुनेशन है वो कितनी हो सकती है, 7.8 लाख हो सकती है। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब एक और पॉइंट देखना, अगर आपने जो है रेमुनेशन पे कर दी, आपने जो रेमुनेशन कैलकुलेट करी है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अगर आपने रेमुनेशन पे करी है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो बेसिकली सेक्शन 48 को इन्वोक मत कर देना। सेक्शन 48 को इन्वोक मत कर देना, जो अपन ने पीजीपी हेड में पढ़ा था। और क्या पढ़ा था कि भाई अगर आप अपने रिलेटिव पर्सन को, स्पेसिफाइड पर्सन को पेमेंट करते हो एक्सेस, तो एओ क्या करेगा, एओ जो है एक्सेस फेयर मार्केट वैल्यू से जो भी एक्सेस है उसको डिसअलाउ कर देगा। तो बेसिकली नोट क्या कहना चाह रहा है, ये नोट कहना चाह रहा है कि भाई अगर आपने अपने पार्टनर को रेमुनेशन पे करी है एज पर दिस फॉर्मूला, तो बेसिकली एओ जो है 48 इन्वोक नहीं कर सकता। फिर अपन 48 नहीं देखेंगे, क्योंकि सरकार ने खुद ही लिमिट दे रखी है। अपन इस लिमिट के अकॉर्डिंग रेमुनेशन पे कर रहे हैं, अपन जो है इस लिमिट के अकॉर्डिंग रेमुनेशन पे कर रहे हैं। तो बेसिकली 48 को इन्वोक करने की जरूरत नहीं है। यदि बात आपको समझ आ गई, अपन ने रेमुनेशन पूरा देख लिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये अमेंडमेंट आया था, ध्यान रखना। ये क्या है, ऑरेंज में है, इसका मतलब क्या है, अमेंडमेंट आया है। पहले लिमिट कुछ और हुआ करती थी, अब अमेंडमेंट आ चुका है। तो इसको जो है क्या करोगे, इसको जो है बेसिकली याद कर लेना, एग्जाम में गारंटीड आपसे पूछ सकता है। ऑल राइट, आपको जो है ये समझ में आ गया। अब देखो, हाँ जी, तो देखो कल अपन ने क्या देख लिया था, ये देख लिया कि जो आपका रेमुनेशन अपन पे करते हैं पार्टनर्स को, जो पार्टनर्स को आप रेमुनेशन पे करते हो, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम अलाउ कर देंगे। बट कंडीशंस आपको कुछ सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अपने सारी कंडीशंस नीचे देख ली। अब देखो क्या दे रखा है कि अगर आप पार्टनर्स को क्या करते हो, अगर आप पार्टनर्स को जो है इंटरेस्ट पे करते हो, किस पे, ये कैपिटल अकाउंट पे, करंट अकाउंट पे या लोन अकाउंट पे, तो आपको जो है इंटरेस्ट जो पे करा है आपने उसका डिडक्शन अलाउ कर दिया जाएगा। बस कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। सबसे पहली कंडीशन वही है कि भाई पार्टनरशिप डीड के द्वारा ऑथराइज होना चाहिए। नंबर 2 कंडीशन वही है कि भाई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हम नहीं देंगे। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं देंगे अपन, जैसे मैंने रेमुनेशन में समझाया था वैसे ही वही दोनों पॉइंट दे रखे हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो 12% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम से ज्यादा नहीं हो सकता। मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट पे कर सकते हो, मैक्सिमम जो है आप इंटरेस्ट पे कर सकते हो 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर आपने करंट में 15% पे कर रखा है, तो अलाउड कितना होता है, 12 होता है। तो ये जो 3% है, 3% अगर आपने जो है एक्सेस पे कर रखा है, तो ये हम क्या करेंगे, ये आपके जो है प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, इसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। अच्छा देखो क्या दे रखा है, पार्टनर्स का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है करंट अकाउंट में, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हो सकता है, करंट अकाउंट हो सकता है। अच्छा, करंट अकाउंट में क्या है, करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या है कि भाई हमें पार्टनर से पैसा लेना है। और कैपिटल अकाउंट में क्या है, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब मुझे जो है पार्टनर को पैसा देना है। तो देखो क्या दे रखा है, पार्टनर्स मे हैव डेबिट बैलेंस इन करंट अकाउंट या फिर क्रेडिट बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट और लोन अकाउंट।
तो डेबिट बैलेंस इन करंट अकाउंट का मतलब क्या है कि मुझे पार्टनर से पैसा लेना है, और क्रेडिट बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या है कि फर्म को पार्टनर को पैसा देना है। तो उस केस में क्या होगा, तो देखो क्या दे रखे हैं, इन सच सिचुएशन द इक्विटेबल प्रिंसिपल वुड बी टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन नेट बैलेंस। तो हम ये देखेंगे कि जो आपका इंटरेस्ट, जो आप क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो नेट बैलेंस पे करोगे। तो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो आपको जो है नेट बैलेंस पे करना है, ठीक है ना। नेट बैलेंस बोले तो अगर 1 लाख का मेरा क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, 40,000 का मेरा डेबिट बैलेंस है, तो क्या करूंगा मैं 60,000 पे जो है इंटरेस्ट पे करूंगा। 60,000 पे क्या करूंगा, 60,000 पे जो है इंटरेस्ट पे करूंगा। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि भाई फर्म क्या कर रही है, कभी कभी हो सकता है कि फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट रिसीव कर रही है। अच्छा, कैसे रिसीव कर रही है, डेबिट बैलेंस इन करंट अकाउंट का मतलब क्या है कि भाई हमें जो है फर्म से, सॉरी, हमें जो है पार्टनर से पैसा लेना है, हमें जो है क्या करना है, पार्टनर से पैसा लेना है। मतलब बेसिकली फर्म ने उधार दे रखा है, फर्म ने किसको उधार दे रखा है, पार्टनर को उधार दे रखा है, तो पार्टनर क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। तो देखो क्या दे रखा है, अल्टरनेटिवली अगर इंटरेस्ट इज रिकवर्ड फ्रॉम अ पार्टनर ऑन द डेबिट बैलेंस इन हिज अकाउंट, हम क्या कर रहे हैं, पार्टनर से इंटरेस्ट रिकवर कर रहे हैं, एंड इंटरेस्ट इज पे टू द सेम पार्टनर ऑन द क्रेडिट बैलेंस इन अकाउंट। मतलब अपन क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, डेबिट बैलेंस पे इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, और क्रेडिट बैलेंस पे फर्म इंटरेस्ट पे कर रही है। इसमें देखो क्या दे रखा है, देन नेट अमाउंट पेड टू द पार्टनर वुड बी सब्जेक्टेड टू द प्रोविजंस ऑफ 40B। तो हम ये देखेंगे कि जो आपने नेट इंटरेस्ट पे करा है, जो आपने नेट इंटरेस्ट पे करा है वो 12% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई। तो हो सकता है कि भाई हम पार्टनर से इंटरेस्ट रिसीव भी कर रहे हैं और पार्टनर को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं डेबिट बैलेंस पे कर रहे हैं क्रेडिट बैलेंस पे, तो जो भी आपने इंटरेस्ट रिसीव करा है, जो भी आपने इंटरेस्ट पे करा है, उसका नेट बैलेंस निकाल लेना, और वो देख लेना कि भाई 12% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो जो है 12% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे अपन, नेट अमाउंट जो है, नेट अमाउंट टू द पार्टनर वुड बी सब्जेक्टेड टू द प्रोविजंस ऑफ 40B। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो क्या दे रखा है, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम वन पार्टनर कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम इंटरेस्ट पे टू अनदर पार्टनर। तो अगर दो अलग अलग पार्टनर है, तो अगर एक पार्टनर से मैंने रिसीव करा है और एक पार्टनर को मैं दूसरे पार्टनर को मैं पे कर रहा हूँ, तो इन दोनों को नेट ऑफ मत कर देना। तो बेसिकली अगर आपने एक पर्टिकुलर पार्टनर से रिसीव करा है, अगर पार्टनर ए से रिसीव करा है और पार्टनर बी को पे करा है, तो उसको नेट ऑफ मत कर लेना, उसको जो है नेट ऑफ मत कर लेना। इतनी बात आपको समझाती है। तो बेसिकली अपन ये जो नेट ऑफ कर रहे हैं, ये जो अपन नेट ऑफ कर रहे हैं, ये एक ही पार्टनर के अकाउंट को कर रहे हैं। तो एक ही पार्टनर का करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, उसी पार्टनर का जो है कैपिटल अकाउंट में क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। तो अगर दो अलग अलग पार्टनर्स है तो उनको नेट ऑफ मत कर देना। अच्छा, एक और चीज समझना, सिंपल इंटरेस्ट इज परमिटेड नॉट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो सीधी सी बात है, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि 12% पर एनम क्या है, 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट है। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर पार्टनर का 1 लाख रुपए का क्या है, 1 लाख रुपए का कैपिटल अकाउंट है, तो उसका मुझे 12% ब्याज पे करना है, कितने का, 12,000 का। उसका जो है मुझे 12% ब्याज पे करना है, 12,000 का। अच्छा, अज्यूम करो कि भाई करंट ईयर में क्या है, ये करंट ईयर में जो है 12,000 मेरा क्या रह गया, अनपेड रह गया, मतलब मैंने उसको पे नहीं करा पार्टनर को। तो अगले साल पार्टनर का बैलेंस कितना हो जाएगा, अगले साल पार्टनर का बैलेंस हो जाएगा 1,12,000। तो अगले साल जो है 1,12,000 का 12% मत कर देना, मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मत देना, कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। तो क्या रखा है, कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट नॉट अलाउड। सिंपल इंटरेस्ट आपको पे करना है, कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा, मतलब आप जो है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मत पे करना। अब एक और चीज समझना, एक एग्जांपल समझते हैं अपन, एक एग्जांपल समझते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि भाई अगर कोई फर्म क्या कर रही है, अपने पार्टनर को इंटरेस्ट पे कर रही है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जो है ये लिमिट चेक करनी पड़ेगी। तो अगर कोई फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट पे कर रही है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लिमिट चेक करनी पड़ेगी। अब देखो ये एग्जांपल समझते हैं, ये एग्जांपल अपन समझते हैं, क्या दे रखा है समझना। एक्स इज अ पार्टनर इन अ फर्म इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। मतलब क्या है, मैं आपको जो है एग्जांपल्स ऊपर बता देता हूँ। एक फर्म है, ठीक है ना, इसको अपन बना देते हैं फर्म, ये मेरी फर्म है। इस फर्म में कौन कौन पार्टनर्स है, एक पार्टनर है ए, एक पार्टनर बी और एक एच पार्टनर है। तो बेसिकली टोटल 3 पार्टनर है, ठीक है ना। अच्छा, एच क्या है, पार्टनर है। मैंने आपको बताया कि भाई एच क्या है, पार्टनर है। अच्छा, अब सीधी सी बात है कि भाई एच जो है वो कोई नेचुरल पर्सन तो है नहीं, एच कोई नेचुरल पर्सन तो है नहीं। तो बेसिकली एच को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, एच को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका कर्ता, एच को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका कर्ता एक्स। ये बात समझ में आई। मैंने आपको क्या बताया कि भाई एक फर्म है, फर्म के अंदर कौन कौन है, फर्म के अंदर ए है, बी है और एच 3 पार्टनर है। अच्छा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई एच कोई नेचुरल पर्सन नहीं है, तो एच को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई बंदा बैठा होगा। तो एच को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, एच को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका कर्ता एक्स। तो बेसिकली एक्स कर्ता, कर्ता जो एक्स है वो क्या है, पार्टनर है इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। मतलब बेसिकली वो जो है इंडिविजुअल कैपेसिटी में पार्टनर नहीं है, वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में पार्टनर है। और रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी का मतलब क्या है कि वो एच को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, एच को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर फर्म क्या करती है, फर्म बेसिकली कोई इंटरेस्ट अगर एच को पे करती है, तो बेसिकली 12% वाला रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा ना, 12% वाला रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा। फर्म क्या करती है, फर्म जो है बेसिकली कर्ता एक्स को क्या कर रही है, कर्ता एक्स को इंटरेस्ट पे कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ एच, तो भी 12% वाला लग जाएगा, तो भी जो है 12% वाला लग जाएगा, क्योंकि हमने कर्ता एक्स को पे करा है, क्योंकि कर्ता एक्स क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है एच को। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, या तो डायरेक्टली एच को दे सकते हो, या फिर होता क्या है कि भाई हमने क्या करा, कर्ता एक्स को दे दिया, अब कर्ता एक्स क्या करेगा, एच को दे देगा। तो उन दोनों केस में 12% वाला रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा, उन दोनों केस में 12% वाला रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा। अब समझना, इस कर्ता एक्स ने क्या करा, इस कर्ता एक्स ने, मैं इधर लिखा देता हूं,
कि भाई इस कर्ता एक्स ने जो है लोन प्रोवाइड करा, इस कर्ता एक्स ने जो है लोन प्रोवाइड करा, लोन प्रोवाइड करा किसको, लोन प्रोवाइड करा फर्म को, इसने प्रोवाइड करा इन पर्सनल कैपेसिटी, इसने प्रोवाइड करा पर्सनल कैपेसिटी में जो है इसने लोन प्रोवाइड करा, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में प्रोवाइड नहीं करा, किसमें प्रोवाइड करा, पर्सनल कैपेसिटी में जो है कर्ता एक्स ने, इसने क्या करा, पर्सनल कैपेसिटी में लोन प्रोवाइड करा किसको, फर्म को। वापस समझ लेते हैं, एक फर्म है, 3 पार्टनर है, एचयूएफ को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, एचयूएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका कर्ता एक्स। अच्छा, इस एक्स ने क्या करा, इस एक्स ने जो है अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किसको लोन दिया है, फर्म को लोन दिया है। अब फर्म क्या कर रही है, फर्म जो है इंटरेस्ट पे कर रही है किसको, फर्म जो है इंटरेस्ट पे कर रही है एक्स को, जो उसने लोन लिया था। तो फर्म ने जो लोन लिया था एक्स से, फर्म ने जो है लोन लिया था किससे, एक्स से, तो फर्म क्या कर रही है, फर्म जो है उसको बेसिकली इंटरेस्ट पे कर रही है। अब सवाल आता है, ये जो इंटरेस्ट पे करा जा रहा है, ये जो इंटरेस्ट पे करा जा रहा है, इसको इसको क्या हम 12% पे रेस्ट्रिक्ट कर दें, इसको क्या हम 12% पे रेस्ट्रिक्ट कर दें। तो मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने आपको ये समझाया था कि अगर फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट पे करती है, देखो ये रहा ना, फर्म अगर अपने पार्टनर को इंटरेस्ट पे करती है तो ये वाला रिस्ट्रिक्शन लगेगा। मुझे एक चीज बताओ, एक्स ने क्या करा है, एक्स ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, एक्स ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में क्या करा है, एक्स ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में लोन लिया है। क्या एक्स पार्टनर है, क्या एक्स पार्टनर है, हमने कहा कि भाई देखो एक्स पार्टनर नहीं है, एक्स जो है फर्म में पार्टनर नहीं है, वो बेचारा रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में पार्टनर है, मतलब बेसिकली वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में पार्टनर है, वो पार्टनर नहीं है फर्म का, वो एक्चुअल में पार्टनर नहीं है, वो बस एचयूएफ को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ये जो इंटरेस्ट पे करा गया है, ये जो इंटरेस्ट पे करा गया है, इस पे हम जो है रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे, 12% वाला रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। तो देखो क्या दे रखा है, अगर एक्स क्या है, इज अ पार्टनर इन अ फर्म इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, मतलब अपने केस में एक्स जो है एचयूएफ को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है ना। तो अगर इंडिविजुअल क्या है, इंडिविजुअल पार्टनर है इन अ फर्म इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी एंड नॉट इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, पर्सनल कैपेसिटी में भैया एक्स पार्टनर नहीं है, तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट पेड बाय द फर्म टू सच इंडिविजुअल, फर्म ने जो इंटरेस्ट पे करा है इंडिविजुअल को इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, इन हिज पर्सनल कैपेसिटी शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू द अबव कंडीशंस, शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू द अबव कंडीशंस, जो मैंने आपको ऊपर एग्जांपल समझाया वही दे रखा है। अब देखो क्या दे रखा है, एग्जांपल वही है कि भाई एक्स इज अ पार्टनर इन अ फर्म इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी फॉर ऑन बिहाफ ऑफ एचयूएफ, तो एक्स जो है एचयूएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स क्या कर रहा है, एचयूएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोजिंग फर्म ने क्या करा, 6,000 का इंटरेस्ट पे करा एक्स को इन इज पर्सनल कैपेसिटी में पे करा है एंड नॉट इन द कैपेसिटी एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एचयूएफ, देन इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन, वो जो है बिल्कुल डिडक्शन अलाउ कर दिया जाएगा, और जो अपने 12% वाली लिमिट पड़ी वो अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन देखो क्या दे रखा है, हाउएवर अगर पेमेंट इज मेड टू एक्स, हमने एक्स को पेमेंट करा है एज अ रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर, एज अ रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर का मतलब क्या है कि भाई हमने एक्स को पेमेंट करा, ये कहते हुए कि भाई एचयूएफ को दे देना, या फिर फर्म ने डायरेक्टली क्या करा, फर्म ने डायरेक्टली एचयूएफ को पेमेंट कर दिया, तो उसको क्या करेंगे, तो उसको जो है बेसिकली 12% वाली कंडीशन पे लगा देंगे। तो जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया एक्जैक्टली वही चीज इधर दे रखी है, एक्जैक्टली जो है वही चीज इधर दे रखी है। ये बात आपको समझ में आती है। तो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी का मतलब क्या है, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी का मतलब है कि भी किसी के बिहाफ पे, किसी के बिहाफ पे आप जो है पार्टनर बने हो। तो ये पूरा एग्जांपल समझ में आ गया आपको, ये जो है पूरा आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा, इतनी बात समझ में आ गई आपको। वापस समझ लेना क्विकली, एक फर्म है, फर्म के अंदर 3 पार्टनर है, ए है, बी है और एचयूएफ है। एचयूएफ को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, एचयूएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका कर्ता एक्स, का कर्ता एक्स, एक्स ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में क्या करा, लोन दिया किसको, फर्म को, और फर्म जो है इंटरेस्ट पे कर रही है, फर्म क्या कर रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है। अब सवाल आता है कि भाई जो फर्म ने इंटरेस्ट पे करा है एक्स को, जो हमने लोन लिया था पर्सनल कैपेसिटी में एक्स से, को क्या जो है 12% वाली कंडीशन पे लगा दिया जाए, 12% वाला रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए। तो अपन क्या देखते हैं, अपन ये देखते हैं कि जो आपने इंटरेस्ट पे करा है अपने पार्टनर्स को, उस पर 12% वाला कंडीशन लगाया जाता है। क्या एक्स मेरा पार्टनर है फर्म में, एक्स जो है मेरा पार्टनर नहीं है फर्म में, क्यों नहीं है, क्योंकि वो बेचारा रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में पार्टनर है, एचयूएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पार्टनर एक्चुअल में नहीं है, वो बस एचयूएफ को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सनल कैपेसिटी में वो पार्टनर नहीं है। बात समझ आ गई। अब सुनो एक और एग्जांपल समझते हैं, एक और एग्जांपल समझते हैं अपन। ये फर्म है, ठीक है ना, ये फर्म है, तो कौन कौन पार्टनर्स हैं, इसके अंदर पार्टनर है ए, पार्टनर है बी और पार्टनर है सी, ठीक है ना। अच्छा, फर्म ने क्या करा, फर्म ने जो है बेसिकली, फर्म ने जो है सी को, फर्म ने सी को क्या करा, इंटरेस्ट पे करा। तो अगर अपन इंटरेस्ट पे करते हैं किसको, इंटरेस्ट पे करते हैं सी को, तो 12% वाली रेस्ट्रिक्शन लग जाएगी, 12% वाली रेस्ट्रिक्शन लग जाएगी। अच्छा, फर्म ने इंटरेस्ट पे करा सी को, फर्म ने जो है इंटरेस्ट पे करा सी को, ये कहते हुए कि भाई आप ये इंटरेस्ट किसको दे देना, आप ये इंटरेस्ट किसी और पर्सन को दे देना, आप ये जो है इंटरेस्ट किसी और को पर्सन को दे देना। तो अपने केस में क्या हो रहा है, जो दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ उस केस में क्या हो रहा है कि भाई फर्म ने इंटरेस्ट पे करा किसको, फर्म ने इंटरेस्ट पे करा सी को, फर्म ने इंटरेस्ट पे करा सी को, तो इधर अपन ऐसा लिख लेते हैं कि फर्म ने इंटरेस्ट पे करा सी को, और ये कहा, और ये कहा कि भाई सी क्या करेगा, सी जो है इस इंटरेस्ट को किसी दूसरे पर्सन को पे कर देगा, अनदर पर्सन को पे कर देगा। मतलब बेसिकली हमने क्या करा, हमने जो है बेसिकली सी के थ्रू पेमेंट कराया, हमने पहले सी को दिया और सी को कहा कि भाई देख ये तेरा पेमेंट नहीं है, तुझे किसको पेमेंट करना है, तुझे जो है अदर पर्सन को पेमेंट करना है। तो उस केस में जो फर्म ने इंटरेस्ट पे करा है सी को, फर्म ने इंटरेस्ट पे करा है सी को, क्या उस पर अपनी 12% वाला रेस्ट्रिक्शन लगा दे, हम कहेंगे नहीं, क्योंकि फर्म क्या कर रही है, फर्म बेसिकली सी को इंटरेस्ट पे नहीं कर रही है,
फर्म जो है सी को इंटरेस्ट नहीं पे कर रही है, फर्म ने जो है क्या करा, सी को इंटरेस्ट पे करा है, ये कहते हुए कि भाई आप किसी दूसरे पर्सन को पे कर देना, ये किसी दूसरे पर्सन को पे कर देना, ठीक है ना। अब देखो क्या दे रखा है, अगर इंटरेस्ट इज पेड टू अ इंडिविजुअल पार्टनर, अगर हमने इंटरेस्ट पे करा है पार्टनर नंबर सी को, जो क्या है, जो बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर नहीं है, मतलब क्या है, पार्टनर है अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में। तो अपन ने देखा कि भाई अपने एग्जांपल में सी क्या है, सी जो है पर्सनल कैपेसिटी में पार्टनर है, एंड इंटरेस्ट इज रिसीव्ड बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ और फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर पर्सन, मतलब उसने इंटरेस्ट रिसीव करा है किसी दूसरे के बिहाफ पे, किसी दूसरे के बिहाफ पे रिसीव करा है, तो बेसिकली उस पे जो है 12% वाला रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब देखो क्या दे रखा है, एक्स इज अ पार्टनर इन अ फर्म, इधर से मैंने आपको बताया ना, इधर अपन एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं, इधर अपन अनदर पर्सन की जगह वाइफ का एग्जांपल ले लेते हैं, क्या है, वाइफ का एग्जांपल ले लेते हैं। तो वाइफ से फर्म ने क्या कर रखा है, लोन ले रखा है, क्या वाइफ पार्टनर है, वाइफ पार्टनर नहीं है, वाइफ पार्टनर नहीं है। फर्म ने क्या करा, फर्म ने सी को जो है क्या करा, सी को इंटरेस्ट पे कर दिया, ये कहते हुए कि भाई वाइफ को दे देना, ये कहते हुए कि भाई अपनी वाइफ को दे देना। तो जो बेसिकली फर्म ने क्या करा है, इंटरेस्ट पे करा है, उस पर अपन जो है 12% वाला रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे। बात समझ में आ गई, एग्जाम्पल देख लो वही है कि भाई एक्स इज अ पार्टनर इन अ फर्म इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी एंड इंटरेस्ट इज पेड बाय द फर्म टू हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट मेड बाय हिज वाइफ। वाइफ ने डिपॉजिट दे रखा था, वाइफ ने लोन दे रखा था, फर्म ने क्या करा, ब्याज पे करना है, तो फर्म ने जो है क्या करा, ब्याज दे दिया एक्स को, ये कहते हुए कि भाई अपनी वाइफ को दे देना, ये कहते हुए कि भाई अपनी वाइफ को दे देना। तो उस केस में 12% वाला रेस्ट्रिक्शन लगेगा, उस केस में 12% वाला रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अपन ने ये देख लिया कि भाई इंटरेस्ट जो है किस तरह से अलाउ किया जाएगा। अपन ने ये देख लिया कि भाई जो आपका रेम्यूनरेशन है वो किस तरह से अलाउ होगा। अब आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, ये जो पर्सनल कैपेसिटी वाली बात होती है ना, ये जो पर्सनल कैपेसिटी वाली बात होती है, ये जो पर्सनल कैपेसिटी वाली बात होती है, ये सिर्फ इंटरेस्ट में है, इंटरेस्ट वाली कैलकुलेशन में है, रेमुनेशन वाली कैलकुलेशन में नहीं है। रेमुनेशन की जो अपन कैलकुलेशन करते हैं ना, यहाँ पर नहीं है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ये जो अपन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में दो चीजें चेक करते हैं ना, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में अपन ने दो दो चीजें चेक करी, उस वो चीजें, ये जो चीजें हैं सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट में है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की कंडीशंस में है, रेमुनेशन में ये वाली कंडीशंस नहीं है। तो एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाना, ये सिर्फ आपको जो है इंटरेस्ट में चेक करना है, क्या करना है, ये सिर्फ आपको जो है इंटरेस्ट में चेक करना है। अब देखो लास्ट टॉपिक देखते हैं, लास्ट टॉपिक बहुत आसान है, क्या बोल रहा है, इसका मैं आपको जो है क्रक्स समझाता हूँ, इसका जो है एग्जाम्पल से क्रक्स समझते हैं अपन। एक फर्म है, जिसके अंदर क्या है, एक फर्म है जिसके अंदर 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी, या फिर अपन ऐसा ले लेते हैं कि भाई एक फर्म है जिसके अंदर 4 पार्टनर्स हैं, एक फर्म है जिसके अंदर 4 पार्टनर्स हैं, ए बी सी डी। एक फर्म है जिसके अंदर क्या है, 4 पार्टनर्स हैं, ए बी सी डी, चारों का क्या है, इक्वल शेयर है। इधर लिख लेते हैं अपन, इक्वल शेयर, इक्वल शेयर है, ठीक है ना। करंट प्रीवियस से चल रहा है मेरा, अपन अज्यूम करते हैं भाई करंट प्रीवियस से चल रहा है मेरा 24-25, ठीक है। 24-25 में करंट प्रीवियस है मेरा, 24-25 में बेसिकली क्या होता है कि भाई 1/7/2024 को, 1/7/2024 को क्या होता है, ए पार्टनर की डेथ हो जाती है, ए पार्टनर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ए पार्टनर की जो है बेसिकली डेथ हो जाती है। अच्छा, प्रीवियस ईयर 24-25 में फर्म के ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस कितने हैं, प्रीवियस ईयर 24-25 में फर्म के ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं 2 लाख के, फर्म के ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं कितने, 2 लाख के। अब सुनो, ये प्रोविजन मुझे क्या कहता है, ये प्रोविजन मुझे ये बताता है कि भाई अगर फर्म के केस में क्या होता है, अगर फर्म के केस में, अगर फर्म के केस में किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, या फिर किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाता है, कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है, या फिर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, बेसिकली मुझे ये प्रोविजन बताता है कि जो आपके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हैं, क्या हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज, जो आपके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हैं, तो आपके क्या है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हैं, इसमें इस पार्टनर का शेयर हम आपको कैरी फॉरवर्ड करने नहीं देंगे। समझ में आई बात। तो मैंने आपको ये बताया कि भाई अगर फर्म में किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, या फिर कोई पार्टनर क्या कर लेता है, रिटायरमेंट ले लेता है, तो बेसिकली मुझे ये वाला प्रोविजन क्या कहता है कि बेसिकली जो भी आपके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हैं, जो भी आपके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हैं, अपने केस में ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज कितने हैं, 2 लाख के हैं, मुझे प्रोविजन बताता है कि इस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज में इस पार्टनर का शेयर हम आपको कैरी फॉरवर्ड करने नहीं देंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, 2 लाख के मेरे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हैं, 2 लाख का मेरे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हैं, अपने टोटल पार्टनर थे 4, 4 में से कौन रिटायर हो गया, ए रिटायर हो गया। अच्छा, सबका शेयर कितना है, सबका शेयर इक्वल है, तो बेसिकली ए का शेयर इन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज कितना होगा, 2 लाख डिवाइड बाय करूंगा मैं 4, 2 लाख डिवाइड बाय करूंगा 4, कितना आ गया, 50। बेसिकली अपना प्रोविजन कहता है कि भाई हम आपको जो है 50 कैरी फॉरवर्ड करने नहीं देंगे, हम जो है आपको 50 कैरी फॉरवर्ड करने नहीं देंगे। लेकिन इन लोगों ने कहा कि भाई आप क्या कर सकते हो, आप जो है बेसिकली ये जो आपके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है ना, ये जो आपके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है, इसमें से क्या लेस कर सकते हो, इसमें से जो है आप लेस कर सकते हो शेयर ऑफ पार्टनर इन द करंट ईयर प्रॉफिट। अब अपन अज्यूम करते हैं कि भाई पार्टनर का डेथ कब हुआ, पार्टनर का डेथ हुआ 1 जुलाई 2024 को जो है क्या हुआ, पार्टनर का डेथ हुआ। अच्छा, अपना 3 महीने बीत चुका है, 3 महीने बीत चुका है ना, 3 मंथ्स अपने जो है बीत चुके हैं। तो अपन ये अज्यूम करते हैं कि भाई इन 3 महीने का प्रॉफिट, तो 3 मंथ्स का प्रॉफिट कितना है, अपन अज्यूम करते हैं कि भाई आपका जो है 3 महीने का प्रॉफिट है 1 लाख रुपए, ठीक है ना, 3 महीने का प्रॉफिट है 1 लाख रुपए। अब मुझे एक चीज बताओ,
मुझे जो है आप एक चीज बताओ कि जो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है 3 महीने का, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है 3 महीने का, ये ए लेके जाएगा ना, ऑफकोर्स ए के लीगल हायर्स को अपन को पे करना पड़ेगा। तो 1 लाख डिवाइड बाय 4 करता हूँ, 1 लाख डिवाइड बाय 4 करूंगा तो कितना आएगा 25,000। तो सीधी सी बात ये है, सीधी सी बात ये भाई 25,000, 25,000 कौन लेके जाएगा, 25,000 हमें जो है ए को देना पड़ेगा। तो अपना प्रोविजन ये कहता है, अपना प्रोविजन क्या कहता है कि भाई अगर किसी पार्टनर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, या पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाता है, तो बेसिकली जो भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हैं उसमें उस पार्टनर का शेयर हम आपको जो है कैरी फॉरवर्ड करने नहीं देंगे, लेकिन इसमें से लेस कर दे, लेकिन इसमें से आप क्या कर सकते हो, लेस कर सकते हो क्या, शेयर ऑफ पार्टनर इन करंट ईयर प्रॉफिट। मतलब बेसिकली आपको ये देखना है कि भाई शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में कितना शेयर है टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट या डेथ। तो रिटायरमेंट या डेथ तक कितना प्रॉफिट हुआ, उसमें उस पार्टनर का शेयर कितना है। तो अपने केस में क्या आया था, अपने केस में 1 लाख डिवाइड बाय 4 आया था, कितना आ गया था 25,000। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, 50,000 माइनस 25,000, 25,000 हम आपको जो है कैरी फॉरवर्ड करने नहीं देंगे। इतनी बात आपको समझ में आई, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर करंट ईयर का प्रॉफिट कितना होता, करंट ईयर का अगर मेरा प्रॉफिट होता 0, उस केस में क्या होता, बेसिकली हम 50,000 कैरी फॉरवर्ड करने नहीं देते, आपको 50,000 कैरी फॉरवर्ड करने नहीं देते। लेकिन सरकार ने कहा कि भाई अगर आपका करंट ईयर कुछ प्रॉफिट हो रहा है अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट या डेथ, तो बेसिकली आप ये देख लो कि उस प्रॉफिट में उस पार्टनर का हिस्सा कितना है, उस प्रॉफिट में उस पार्टनर का हिस्सा कितना है, उसको आप क्या कर सकते हो, उसको जहां बेसिकली इधर से लेस कर सकते हो। तो अपन अज्यूम करते हैं कि भाई करंट ईयर में जो उस पार्टनर का हिस्सा था, करंट ईयर के प्रॉफिट में, मतलब अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट 1 लाख की जगह अपन कुछ और ले लेते हैं। 1 लाख की जगह आप क्या कर सकते हो, 1 लाख की जगह मैंने 1,20,000 ले लिया, ठीक है ना। तो मुझे एक चीज बताओ, 3 महीने का प्रॉफिट कितना है, 3 महीने का प्रॉफिट है 1,20,000। इस 1,20,000 में ए का हिस्सा कितना है, तो 1,20,000 डिवाइड बाय 4 करूंगा, 1,20,000 डिवाइड बाय 4 करूंगा कितना आएगा, 1 लाख डिवाइड बाय 4 करूंगा तो आ जाएगा 30,000 रुपए। इतनी बात समझ आई ना। तो 30 ही होगा ना, ठीक है। तो बेसिकली 30,000 लेस कर दूंगा, मेरा बचेगा क्या, 20,000 बचेगा। तो बेसिकली ये जो 20,000 है क्या है, ये जो 20,000 है इसको मैं जो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। तो मेरे ब्रॉड फॉर लॉसेस कितने थे, मेरे ब्रॉड फॉर लॉसेस थे 2 लाख के, लेकिन करंट ईयर में कितने, करंट ईयर में कितने यूज कर सकता हूँ, 2 लाख में से मुझे 20,000 अलाउ नहीं होगा, 2 लाख में से 20,000 अलाउ नहीं होगा। तो 2 लाख माइनस 20,000 मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ मेरे करंट ईयर में जो ब्रॉड फॉर लॉसेस है वो 1,80,000 के ही रहेंगे। बात समझ में आ गई। बहुत सिंपल सा प्रोविजन ये है कि भाई अगर फर्म के केस में क्या होता है, रिटायरमेंट या डेथ हो जाती है, तो बेसिकली जो भी आपके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हैं उसमें इस पार्टनर का शेयर हम आपको कैरी फॉरवर्ड करने नहीं देंगे। लेकिन अगर करंट ईयर में अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट या डेथ कुछ प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट में उस पार्टनर का शेयर, अलाउ करने दे दिया जाएगा, उस प्रॉफिट में उस पार्टनर का शेयर अलाउ करने दे दिया जाएगा। देयरफॉर 50,000 में से क्या करूंगा, 50,000 में से मैं पार्टनर का शेयर लेस कर दूंगा, जो बैलेंस अमाउंट आएगा इसको हम कैरी फॉरवर्ड करने नहीं देंगे, ठीक है। तो 2 लाख आपका ब्रॉड फॉर लॉस था, 2 लाख में से आप क्या करोगे, 20,000 को लेस कर दोगे, आप जो है करंट ईयर में 1,80,000 क्या कर सकते हो, 1,80,000 कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। बात समझ आ गई, अब पढ़ लो। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेज इन केस ऑफ चेंज इन कंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म किस पे एप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज पे एप्लीकेबल है। देखो क्या लिख रहा है, रेड में लिख रखा है, ओनली एप्लीकेबल टू ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन पे ये नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज पे लगेगा। आगे पढ़ो, देखो क्या दे रखा है, Where a change in constitution of firm takes place on account of retirement, या तो रिटायरमेंट हो रहा है या डेथ हो रहा है, then the firm shall not carry forward the following brought forward losses। तो क्या दे रखा है सबसे पहला पॉइंट, शेयर ऑफ रिटायर्ड डिसीज पार्टनर इन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज। तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज में जो है उस पार्टनर का शेयर कितना है, तो अपने केस में कितना था, 2 लाख डिवाइड बाय 4, 2 लाख डिवाइड बाय 4 50 हो गया, माइनस अगर आपके करंट ईयर में प्रॉफिट हुए हैं तो करंट ईयर के प्रॉफिट में उस पार्टनर का हिस्सा कितना था उसको आप जो है अलाउ कर सकते हो, उसको जो है लेस कर सकते हो, तो बेसिकली उतना आपको अलाउ कर दिया जाएगा। तो शेयर ऑफ रिटायर्ड डिसीज पार्टनर इन द करंट ईयर प्रॉफिट, शेयर ऑफ रिटायर्ड डिसीज पार्टनर इन करंट ईयर प्रॉफिट। तो शेयर इन प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट या डेथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट या डेथ देखना कि भाई आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है, उस प्रॉफिट उस पार्टनर का शेयर कितना है वो आपको अलाउ करने दे दिया जाएगा। तो 50 में से 30 गया तो बचा कितना 20, तो 20,000 आपको जो है अलाउ करने नहीं दिया जाएगा। तो 2 लाख में से 20,000 आपको अलाउ करने नहीं दिया जाएगा, तो 1,80,000 क्या कर सकते हो आप कैरी फॉरवर्ड अलाउ कर सकते हो। समझ में आ गई। तो ये अपना जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया टैक्सेशन ऑफ फर्म।